जनतन टीवी के विशेष कार्यक्रम कहिए नेताजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश मिश्र और इस वक्त मैं हूं नोएडा में। हमारे साथ जो शख्स बात करने के लिए बैठे हुए हैं वो एक जाने पहचाने हस्ताक्षर हैं, राजनीति में बहुत परिचित चेहरा हैं और तमाम पीढ़ियों के साथ इन्होंने राजनीति की है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी जी हैं। त्रिलोक जी, जनतन टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिलोक जी, ये माना जाता है कि आप ऐसे नेता हैं कि जो 3 पीढ़ियों के साथ, देश के सभी बड़े नेताओं के साथ, चोटी के नेताओं के साथ, सोशलिस्टों के साथ आप रहे हैं, चाहे चौधरी चरण सिंह हों, चाहे आप अजीत सिंह के साथ भी रहे हैं और अब आप जयंत चौधरी के साथ काम कर रहे हैं। राजनीति में क्या अंतर देखते हैं और क्या परिवर्तन देखते हैं, क्या चेंजेस देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि चौधरी चरण सिंह जी के तो हम साथ नहीं रहे, हमने तो उनके चरणों में 10 साल राजनीति सीखी। जब हम छात्र नेता थे तो डॉक्टर लोहिया को पढ़ते थे और SYS में काम करते थे। उसके बाद जब चौधरी चरण सिंह जी का उदय राजनीति में हुआ तो हम लोग जितने भी सब तेजस्वी छात्र नेता थे तो चौधरी चरण सिंह की तरफ आ गए। तो चौधरी चरण सिंह जी से हमने राजनीति सीखी और उसके बाद अगली पीढ़ी, उस पीढ़ी में जॉर्ज फर्नांडिस थे, मधुली में थे, ऐसे ऐसे लोग थे कि हम मधु जी के पास जाते थे तो मधु जी अपने हाथ से चाय बना के हमको पिलाते थे। जो देश का सबसे बड़ा पार्लियामेंटेरियन हो और वो जब मधु जी बोलने खड़े होते थे लोकसभा में तो लोग डर जाते थे, मिनिस्टर पता नहीं आज किसको इस्तीफा ना देना पड़ जाए, किसके खिलाफ कोई ना कोई चीज़ आज बोल दें। ये थे मधुली में जॉर्ज फर्नांडिस। वो चौधरी चरण सिंह की एक ऐसी टीम थी, ऐसे लोग थे और चौधरी चरण सिंह हम लोगों को बैठ के ऐसे समझाते थे जैसे अपने बच्चों को समझाते हैं। उन्होंने मुझे पहली मीटिंग में कहा कि बेटा अगर बड़ा नेता बनना तो कभी थाने तहसील मत जाना। मैंने कहा ठीक है। अगर एक बात और याद रखना कि जो पेट पे बात आ जाए उसे अपने मुंह पे ले आना तो तुम्हारे कभी राजनीति में खराबी नहीं आएगी। चौधरी साहब हम अपने बेटों की तरह समझाते थे। अच्छा, ये क्यों कहते थे थाने और तहसील न जाना? वो कि जब थाने में जाओगे, तहसील में जाओगे तो लोग तुम पर आरोप लगाने लगेंगे बेईमानी का, बदनामी का, छोटे लेवल पे। उन्होंने कहा अगर बड़ा नेता बनना है तो थाने तहसील की राजनीति मत करना, फ़ोन करना SP को, कलेक्टर को फ़ोन करना, वहाँ मत जाना मत। ये चौधरी चरण सिंह सिखाते थे, उन्होंने हमको बच्चों की तरह सिखाया। तो हम लोगों ने उनके यूपी में अब चुनाव हो रहा है, यूपी की बात कर लेते हैं कि यूपी में चुनाव हो रहा है, तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी है, आपका गठबंधन है, जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं नेताओं के ऊपर, जिस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि चुनाव असल मुद्दों पे ही हो रहा है? नहीं, ये अखिलेश जी घटिया राजनीति है। और मैं अगर आपको उससे कहना चाहूँगा साफ तौर से कि 2014 से पहले गाली गलौज की राजनीति नहीं थी। जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी का 14 में उदय हुआ और गुजरात से मोदी जी आए और मोदी जी ने कहा कि अब यहाँ गुजरात की मॉडल चलेगा, तो मैं समझता था गुजरात का कितना शानदार मॉडल होगा। पर पता लगा कि गुजरात के मॉडल ने तो गाली देनी सिखाई कि माँ बेटे ने देश को लूट लिया, लखनऊ में बाप बेटे ने देश को लूट लिया। और चौधरी चरण सिंह कितना शानदार नेता, कहते थे इंदिरा गांधी जी के खिलाफ थे तो कहते थे मेरी बहन इंदिरा, मेरी बहन जी ऐसे करती हैं। कभी उन्होंने इंदिरा गांधी नहीं कहा मेरी बहन इंदिरा, मेरी बहन जी। और मोदी जी कह रहे हैं बाप बेटे ने लूट लिया। अरे मुलायम सिंह को आरोप लगा रहे हो। मुलायम सिंह समाजवादी चरित्र के व्यक्ति रहे हैं, चौधरी चरण सिंह के शिष्य रहे हैं और अब यहाँ सोनिया गांधी पर आरोप लगा रहे हैं। ठीक, आरोप लगाओ, आरोप हम भी लगा रहे हैं। हम भी कह रहे हैं मोदी जी आपने 2 करोड़ का वादा किया था, आपने 8 साल में 16 करोड़ नौकरी देनी थी, आपने 1 करोड़ नौकरी नहीं दी। हम भी आरोप लगा रहे हैं। पर आपको मोदी जी बोलेंगे, हम देश का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। हम ये थोड़ी कहेंगे कि भाई गुजरातियों ने लूट लिया, हम ये थोड़ी बोलेंगे। ये कोई हमारी भाषा नहीं है। हमारी भाषा जो डॉक्टर लोहिया ने हमें सिखाई थी जब हम स्टूडेंट थे, या चौधरी चरण सिंह ने हमें मांझा था। चौधरी चरण सिंह हमारे राजनीतिक गुरु हैं, उन्होंने हमें शिष्टाचार सिखाया। तो ये तरीका गलत है। और ये जो गाली गलौज की शुरुआत हुई है, ये आप बिल्कुल ने सही सवाल उठाया कि राजनीति अपने स्तर से नीचे आ गई है। कभी डॉक्टर लोहिया ने, कभी पंडित नेहरू के बारे में अपशब्द नहीं कहा। और आप मेरा राम गांधी जी का राम है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और इनका राम बोलो, वोट ले लो और वोट लेके फिर जनता का उल्लू बनाओ। ये राम के नाम पर बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। राम हमारे आस्था केंद्र है। और हमारे हिंदू परिवारों में तो कोई घर नहीं होगा जहाँ की महिलाओं ने अपने घरों में मंदिर ना बना रखा। मेरी पत्नी ने कृष्ण जी बैठा रखे हैं। मैं शिव भक्त हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ मैं शिव का आराध्य हूँ।
मेरी पत्नी कृष्ण के आराध्य है, तो हमारा कोई झगड़ा थोड़ी है। वो कृष्ण जी को पूजती है, मैं शिव को पूजता हूँ। पर मेरे शिव में और मेरे मोदी जी के शिव में फ़र्क है। मेरे शिव में और मोदी जी में ये फ़र्क है कि मोदी जी जब शिव को दिखाते हैं तो मोदी जी एक चद्दर ओढ़ कर पहाड़ की कंदरा में और बद्री केदारनाथ में बैठ जाएंगे और टीवी लगा लेंगे और ये शो करेंगे कि मैं शिव की आराधना कर रहा हूँ। मोदी जी जब वहाँ जाएंगे बनारस में तो सारे मुख्यमंत्रियों को बुला लेंगे, सारे मेयर्स को बुला लेंगे और फिर कॉरिडोर दिखाएंगे, फिर गंगा में अकेले डुबकी लगाते लगाए। मैं कह रहा हूँ मोदी जी, मैं चैलेंज करता हूँ, आपसे बड़ा शिव का पुजारी मैं हूँ, पर मैं ढकोसला नहीं करता, मैं शिव को बेचना नहीं चाहता, शिव को वोट में तब्दील नहीं करना चाहता। आपने जो बनारस में किया है, आपने गंगा में डुबकी लगाते दिखाना, फिर आपने शिव में ये दिखाना कि मैंने, अरे ठीक है कॉरिडोर बना, अच्छी बात है। सरदार पटेल ने तो सोमनाथ का मंदिर बनाया इतना बड़ा, सरदार पटेल ने तो एक दिन भी फ़ोटो नहीं खिंचवाई सोमनाथ के मंदिर के साथ। तुम बने बनाए मंदिर पे आप फ़ोटो खिंचवा रहे हो। तो ये मोदी जी जो कर रहे हैं ये राजनीति में अच्छा काम नहीं है। अपने को एलिवेट करो, अपने को प्रोपगेट मत करो। नहीं, उनका कहना है, देखिए बीजेपी का साफ तौर पे यही कहना है लोग जी कि उन्होंने किसान सम्मान निधि दी, गरीबों को राशन दिया, एक्सप्रेस वे बनाए, एयरपोर्ट बनाया, राम मंदिर बना रहे हैं, कॉरिडोर बना रहे हैं, चारों तरफ विकास हो रहा है। क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, किसानों के तीनों बिल जो आपके विवादित बिल थे वो वापस ले लिए, तो अब आपके पास दरअसल कुछ बचा तो है नहीं, तो इसलिए आप उनके ऊपर व्यक्तिगत होकर टिप्पणी करते हैं। देखिए ऐसा है, मैं व्यक्तिगत नहीं हो रहा, मैं मोदी जी का बेहद सम्मान कर रहा हूँ। व्यक्तिगत मैं होता तो मैं उनको नरेंद्र बोलता, मोदी बोलता, मैं मोदी जी बोल रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत नहीं हो रहा। मोदी जी व्यक्तिगत होते हैं। और मैं दूसरी बात आपसे कह रहा हूँ, आपने कहा एक्सप्रेस वे बनाया, अरे वह एक्सप्रेस वे तो हमारे भतीजे ने, अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी का बेटा, उसने बनाया सबसे पहले, जिसपे जहाज उतरा था। मोदी जी आज जहाज की परेड दिखा रहे हैं योगी जी के साथ बनारस वाले एक्सप्रेस वे पे। सबसे पहले जो आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे बना, वो 5 साल पहले उस पर जहाज की परेड हो चुकी है। क्या बात करते हैं ये कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं ये सब मनमोहन सिंह के ज़माने में शुरू हो गया था। ये सब चीज़ें देश में अनवरत चलते आ रही हैं। IIM किसने बनाया, IIT किसने बनाई, अशोका होटल जब बन रहा था, नेहरू जी देखने जाते थे कि हमारे देश में एक 5 स्टार बने, ये बाहर के विदेश के लोग आए। ये क्या बात कर रहे हैं, इन्होंने कोई चीज़ नहीं बनाई, इन्होंने सब बेका है। मैं एक आपके सामने एक सवाल कर रहा हूँ और भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं कि मोदी जी मुझे 8 साल में एक फैक्ट्री का नाम बताएं जो फैक्ट्री लगाई है, एक फैक्ट्री बताएं। हाँ, आपने 80 जरूर बेची हैं, सारे PCL आप सब बेच दिए जो सरकार से जुड़ी संस्थाएं थी। आप रेल को बेचना चाहते हो, हल्ला मच गया, रुक गई, आपने जहाज बेच दिया। पंडित नेहरू जी ने टाटा एयरलाइन को लिया और उसका नाम इंडियन एयरलाइंस किया। आपने फिर इंडियन एयरलाइन, एयर इंडिया को टाटा को बेच दिया। वाह मोदी जी, आप बड़े क्रांतिकारी हो। तो ये जो उद्योगपतियों के मित्र लोग हैं, ये किसानों की बात करेंगे। आपने कानून बनाए, क्यों बनाए कानून? अगर वो कानून ख़राब थे क्यों बनाए? और आपके कानून बनने से पहले अडानी ने कैसे पंजाब और हरियाणा में वेयर हाउस बना दिए? अगर ये कानून अडानी को कैसे पता चल गया 3/7 हटने वाली है? एक कानून था देश में कि चावल, दाल, चीनी और कोई भी जो हमारे रोज डेली यूज सीमित भंडारण से ज़्यादा रखा वो जेल जाएगा। आपने असीमित कर दिया। आपने असीमित किसके लिए किया? आपने असीमित किया अडानी के लिए, अंबानी के लिए, चूँकि ये उस कमोडिटी में आ चुके हैं। आज इनका बिग बाज़ार, आज सारे बाज़ार, आज फल भी ये बेच रहे हैं, आज सब्जी भी ये बेच रहे हैं, आज गेहूँ भी ये बेचेंगे। और देखो अडानी का फॉर्चून नाम का एक ब्रांड आ गया, इसमें लेके सब आम चीज़। तो ये सारा जो है बिजनेस, जब मोदी जी पावर में आए थे तो मुझे लगता अंबानी करोड़ों में होगा। आज वो अंबानी तो बड़े सेठ थे, आज अडानी जो है अंबानी को भी पास कर रहा है। ऐसा मोदी जी क्या चमत्कार है। 7 साल में अडानी की संपत्ति 2.5 गुनी हो गई। आपकी तनख्वाह अगर 2 गुनी हुई हो, मेरी कार आज 7 साल में नहीं बदली। नहीं तो ये जो झूठ फैला रहे हैं किसानों के नाम पे, किसानों को लूटने का काम किया। बिजली का रेट उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी थे 100 रुपये हॉर्स पावर, आज 180 रुपये हॉर्स पावर। आज कह रहे हैं हम बिजली का रेट आधा करेंगे, तो 180 का आधा करोगे तो 90, तो 100 तो अखिलेश पहले ही दे रहे थे। तो आप 90 अब करोगे। 5 साल तक जो आपने लूटा है हमको, 100 की जगह 180 लिया, पहले उसे वापस लौटाओ। गन्ने का 4000 करोड़ बकाया, 5 साल में गन्ने पे ब्याज नहीं दिया,
हम कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेते हैं, हम बैंक से लोन लेते हैं, तो हम अखिलेश जी उस पैसे पे ब्याज देते हैं। मिल मालिक हमारे गन्ने को पिछले साल गन्ना जो पेला था वो अखिलेश जी इस साल पेमेंट हो रहा है। तो 5 साल तक सुप्रीम हाई कोर्ट 3 दफ़े कह चुका सरकार को कि किसान के गन्ने के ब्याज पर कुछ करो। योगी जी धबला मार के और महाराज वहाँ गोरखपुरनाथ के मठ को निला रहे हैं और कभी जाए के अयोध्या में दीप जला रहे हैं। ये योगी जी कर रहे हैं। अगर यही करना है तो ये कह रहे हैं कि हमने किया, अभी कह रहे कृष्ण मंदिर बनाएंगे। मैं एक सवाल आपके सामने छोड़ रहा हूँ। कृष्ण जी का मंदिर मैं गया हूँ, मैंने खुद कहा मेरी पत्नी कृष्ण के आराध्य है, तो जब वो जाती हैं तो मुझे भी ले जाती हैं। ठीक है। कृष्ण जन्मभूमि वृंदावन में कृष्ण जी का मंदिर, एस्कॉन ने बहुत शानदार मंदिर बनाया और मथुरा के सब शहरों में कृष्ण मंदिर और राधा मंदिर है। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, मथुरा में ज़रूरत कृष्ण मंदिर की नहीं है, मथुरा में ज़रूरत रोज़गार के मंदिर की है। 20 फैक्ट्री मथुरा में लगाओ, 20,000 लड़कों को काम मिलेगा, बेरोज़गारी ख़त्म होगी। अरे देश भर में रोज़गार के मंदिर लगाओ, मंदिर मंदिर मत घूमो, रोज़गार के मंदिर लगाओ। जो महात्मा गांधी चौधरी चरण सिंह कहते थे लघु उद्योग लगाओ, आपने नोटबंदी में लघु उद्योग ख़त्म कर दिया, आपने बेरोज़गारी बढ़ा दी। और मैं कह रहा हूँ कि अगर बेरोज़गारी घटाओगे तब काम चलेगा। बेरोज़गारी अपराध की जननी है, अपराध बेरोज़गारी की जड़ से निकलता है। अगर अपराध ख़त्म करना, योगी जी पहले तो बेरोज़गारी बढ़ाओगे, और जब बेरोजगार सड़क पे घूमेगा, कोई गलती कर देगा तो पुलिस से कहते हैं ठोको इनको, फिर ठोको राज चलाओगे। इसलिए मेरा कहना है कि बेरोजगारी को ख़त्म करो, अपराध पे नियंत्रण करना है तो बेरोजगारी घटानी होगी और रोजगार के मंदिर स्थापित करने होंगे। ठीक है। तो लोग जी, योगी जी कहते हैं कि घबराओ मत, 10 तारीख के बाद, 10 मार्च के बाद सारी गर्मी शांत कर देंगे। योगी जी धमकाने का काम कर रहे हैं और योगी जी संस्कृति धमकाने की संस्कृति है। योगी जी किसानों को धमका नहीं पाओगे। किसान ने आपका गरूर तोड़ दिया, किसान बैठा रहा यूपी गेट पर। 1 साल में किसान उठा, 750 किसान मर गए, टस से मस नहीं हुआ जब तक आपने कानून वापस निकल लिया। और आप गर्मी नहीं, आपकी भाषा बहुत आपत्तिजनक है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा आपत्तिजनक है, मेरा आरोप है। ये भाषा नहीं होनी चाहिए कि यूपी गेट पे किसान बैठे हैं तो आतंकवादी, अगर पंजाब के किसान बैठे हैं टिकरी बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर तो खालिस्तानी, और अगर कोई दाढ़ी लगा के मुसलमान बैठ जाए तो तालिबानी। ये भाषा है। आप योगी जी 10 तारीख के बाद आप सत्ता में आओगे तभी तो गर्मी ठंडी करोगे। गर्मी तो आपकी ठंडी हो गई। आपने अपने मुकदमे वापस ले लिए। आप पर कितने मुकदमे थे? आप इन लड़कों को ठुकवा रहे हो। अगर इन्हीं आधार पर लड़के ठुकते तो सबसे पहले तो योगी जी आप गोरखपुर में ठुक जाते। ये जो ठोकोराज चला रहे हो, ये तो आपके ऊपर ठोकोराज चल जाता। इस ठोकोराज को मत चलाओ, मुझे मत, हम लोगों से मत बुलवाओ। हम लोग अगर बोलेंगे तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी और वो इतनी खतरनाक होगी कि आप उसे सुन नहीं पाओगे। ठोकोराज चलाओगे तो देश के गृहमंत्री पे चल जाएगा। फिर मैं लंबी बात चले जाऊँगा, फिर मैं गुजरात का इतिहास बताऊँगा कि गुजरात में क्या क्या हुआ था, कौन कौन मरे थे, हरन पांडा कैसे मरे थे, किस पर हत्या का मुकदमा। इसलिए ज़्यादा मत बुलवाओ हमसे, हम लोग ज़्यादा कहना नहीं चाहते, इसलिए। हाँ नहीं तिलक जी, आप अच्छा, आपको भी लगता है कि उन्होंने 2 करोड़ को पूरे देश भर में साल भर में वादा किया था, तो आप तो अपने संकल्प में 1 करोड़ कर दिए, तो कैसे पूरा करेंगे? उनके जुमले को आप कॉपी कर दे रहे हो। देखिए ऐसा है, आप बड़ा सही बात है, ये उनका जुमला है और हमारी सच्चाई है। योगी जी ने कहा था कि 15 लाख प्रत्येक साल दूंगा, 75 लाख होने चाहिए थे 5 साल में। 5 साल में 75 लाख नौकरी देने वाला मुख्यमंत्री चुनाव के साल कहता है कि मैंने 4.5 लाख नौकरी दी है। जिस आदमी ने 75 लाख का वादा किया था वो खुद स्वीकार कर रहा है कि मैंने 4.5 नौकरी। इसका मतलब ये भी है कि 70 लाख नौकरियां खा गए। मोदी जी अगर 2 करोड़ का वादा करते हैं साल में और देते 10 लाख हैं तो 1 करोड़ 90 लाख खा गए। मेरा आरोप है। हम तो देखो नहीं, आप 1 करोड़ कैसे दे पाएंगे? हम 1 करोड़ ऐसे दे पाएंगे? हम मैं बता रहा हूँ, हम दे पाएंगे। हम लघु उद्योग लगाएंगे, हम नौजवानों को सस्ते ऋण पे ब्याज, बिना ऋण के ब्याज देंगे। साबुन, कपड़ा, दिया सलाई, जूता, जो भी काम हाथ से हो सकता हो, मोमबत्ती, उसको नौजवान बनाएगा। अपनी ट्यूबवेल पर, अपने घेर में अपनी पत्नी को साथ रखेगा, अपने भाई को रखेगा, अपने दोस्तों को रखेगा। और ऐसा एक तो ये काम देंगे। दूसरा काम ये हम IT सेक्टर में काम देंगे और जितनी खाली भर्तियाँ हैं हम सबको भरेंगे। आप मुझे बताइए, कैशलेस ड्राइवरलेस ट्रेन चलाई जा रही है मेट्रो दिल्ली में। नकल कर रहे हो आप कनाडा, अमेरिका की, जहाँ आदमी है ही नहीं, जहाँ बेरोजगारी नहीं है।
अरे सत्यानाशियों, हिंदुस्तान में अगर समझदारी का काम करे, दोनों हाथ खाली हैं। यहाँ तो एक मेट्रो पे 2 ड्राइवर रखो, जिससे एक घर के चूल्हे के बजाय 2 घर के चूल्हे जलें। आप एक घर का भी चूल्हा बंद करना चाह रहे हो। हम प्रत्येक साल 20 लाख नौकरी देंगे, 1 करोड़ नौकरी देंगे, ये वादा आपसे कर रहे हैं। हम गन्ने पर एक वो बना रहे हैं फंड। आपको पता 5 साल में 1 रुपये ब्याज नहीं मिला। किसान ब्याज देता है और उसको मिला नहीं। ये ब्याज कहाँ चला गया? ये मिल मालिकों की जेब में चला गया। और इन्होंने किसान के पैसे को अपने पास रखा, जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में फंड के रूप में दिया जाता है। मेरा आरोप है। आपको चुनाव में कैराना याद आया। अब जा रहे हैं देश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री कैराना की गली गली घूम रहे हैं, हम कैराना वालों को बचाएंगे। तुम उन्हें नहीं बचा रहे, आप वोट के लिए जा रहे हो। और देखिए, मैं आपसे साफ तौर कर रहा हूँ, पलायन तो होना है। पलायन तो योगी जी आपका तय है। 10 मार्च को आपका पलायन गोरखपुर हो जाएगा और भाजपा का पलायन लखनऊ से यूपी से हो जाएगा। ठीक। त्रिलोक जी, अब जैसे अपने आप संकल्प पत्र में आपने कहा कि महिलाओं को हम 50% आरक्षण देंगे नौकरियों में, तो टिकट में दे दिए होते, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम शुरुआत की होती। देखिए ऐसा, देखिए जो हमारे पास अच्छी महिलाएं थी उनको हमने लड़ाया। पर सवाल एक बात का है, आप अगर थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊं कि डे बाय डे चेंजेस आ रहे हैं। एक वक्त ऐसा था, ग्राम प्रधान पुरुष होते थे, महिला नहीं होती थी, मेयर नहीं होती थी, चेयरमैन नहीं होती। तो राजीव गांधी एक बिल लाए, 33% आरक्षण दिया। मैं आपके जरिए एक मांग करता हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री से मांग करता हूं, आप पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, 2/3 बहुमत भी आपके पास हो जाएगा। आप क्यों नहीं 33% आरक्षण महिलाओं को देते लोकसभा विधानसभा में? हमारी मांग है, हम उसका समर्थन करेंगे। आप 33% आरक्षण दीजिए। ठीक है। अच्छा, आपको लग रहा है कि त्रिलोक जी की जिस तरह से आपने गठबंधन किया है, सभी दलों के साथ मिल रहे हैं, नेता मिल जा रहे हैं, जमीन पे वो ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है? भाजपा कह रही है, इतने अमित शाह जी बार बार जैन जी को क्यों याद कर रहे हैं? वो कह रहे हैं ना कि आजम खां की जगह आ जाएं, वो जैन की जगह आजम खां ले लेंगे। देखिए ऐसा है कि किसान इनके खिलाफ हो गया है। जैन चौधरी एक तेजस्वी लड़का है, चौधरी चरण सिंह की विरासत का वारिस है, बहुत भला पढ़ा लिखा, बहुत समझदार है। जैन चौधरी ने एक रास्ता चुना है, ये चौधरी चरण सिंह की विरासत है। और मैं आपसे कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी, लोकदल, किसान यूनियन और जो और पार्टियां हैं, ये चौधरी चरण सिंह का जो वट वृक्ष था ना, उसकी डालें हैं, उसकी शाखाएं हैं। अमित शाह उसको समझो, ये चौधरी चरण सिंह के वट वृक्ष है जो आज तुम्हारे सामने खड़ा हुआ उत्तर प्रदेश में। ये चुनाव अखिलेश यादव और जयंत चौधरी नहीं लड़ रहे, ये चौधरी चरण सिंह के सिद्धांत और चौधरी चरण सिंह का जो वट वृक्ष रूपी जो है, उधर गोलवरकर और हेगड़ेवार हैं, तो इधर चौधरी चरण सिंह और लोहिया, लड़ाई इनके बीच में है। इसलिए ये जमीन की बात कर रहे हैं, जमीन हमारे साथ है। आज कह रहे हैं जैन चौधरी को हम न्योता दे रहे। अरे तुम्हारे न्योते पे हम लात मारते हैं, तुम्हारा काहे का न्योता है? तुम न्योता दे रहे तो 750 किसानों को चिट्ठी लिखते, उनके घर पे जाते, उनको मुआवजा देते। आप न्योता दे रहे हो तो किसान के गन्ने का ब्याज देते, आप न्योता दे रहे हो तो किसान का पेमेंट करते। हम न्योता किसानों का स्वीकार करेंगे, किसानों के काम का। हम न्योता तुम्हारे इस हिंदुत्व के, ये जो तुम्हारा जहरीला हिंदुत्व है, हिंदू चींटी पर पैर रख के पैर पीछे हटा लेता है। हिंदू में ये सिखाया जाता है कि चींटी को मत मारो। तुम तलवारों की यात्राएं निकाल रहे हो, तुम शस्त्र पूजन करके दिखा रहे हो। शस्त्र तो सैनिक पूजते थे। हमारी मैथोलॉजी में कहाँ दशहरा पे ये जो परंपरा बनाई जा रही है, ये हिंदुत्व को उग्रवादी बनाने की परंपरा है और मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। अच्छा, आपको लग रहा है सर कि जिस तरह से गठबंधन देखिए, आप उन पर धर्म की राजनीति का आरोप लगाते हैं कि साहब वो सांप्रदायिकता फैलाते हैं, तो जात की राजनीति तो आप भी कर रहे हैं। आप भी कहते हैं जब जाति की जनगणना होनी चाहिए, ओबीसी की बात उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं पिछड़ों को हक नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं अगड़ों पिछड़ों की लड़ाई तो हो रही ना। देखिए, अगड़ों पिछड़ों की लड़ाई नहीं है ये। अगर आप सैद्धांतिक बात करेंगे तो सबसे पहले डॉक्टर लोहिया ने नारा लगाया, पिछड़ा पावे 100 में 60, संसोपा ने बांधी घाट। और उस पिछड़े में महिलाएं भी थीं। डॉक्टर लोहिया का जो पिछड़े का आंदोलन था, उसमें महिलाएं भी थीं। तो महिला पिछड़ी हुई हैं हमारे घरों में, उनको आगे लाने का काम नहीं हो रहा था, आज हो रहा है। और हम लोग जो अगड़े पिछड़े की बात नहीं कर रहे। चौधरी चरण सिंह ने एक जमात बनाई थी, सब किसानों को जोड़ के, सब जातियों को जोड़ के किसान बरादरी बनाई थी। अभी भाजपा ने गुर्जर सम्मेलन किया, अभी इस तमाम सम्मेलन किए। हमने कोई बरादरी का सम्मेलन नहीं किया। बताएं लोकदल ने किस बरादरी का सम्मेलन किया? हमने किए भाईचारा सम्मेलन, मैंने किए 40 सम्मेलन भाईचारा। ठीक है, तो लोग जी तमाम मुद्दों में बात हुई। अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या है? जिस तरह से चुनाव आयोग प्रतिबंध लगा रहा है, जिस तरह से चुनाव का इलेक्ट्रॉनिकरण हुआ है, जिस तरह से वर्चुअल हो गई सारी चीज़ें, वो आपके कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती है क्या? देखिए, ऐसा चुनौती हमारे सामने कोई नहीं है।
हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है, चुनाव हो रहा, हमारा लोग जागरूक हैं। हाँ, ठीक बात है कि भाजपा के साथ उस तरह का टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है, हमारे पास कम है, पर हमारे पास भी है, हम भी कर रहे हैं। हमारे नेता घूम रहे हैं। चुनाव से पहले जयंत चौधरी ने कम से कम 20 पब्लिक रैलियां वेस्टर्न यूपी में की थी। लखनऊ में मैंने एक बड़ा सम्मेलन किया था कार्यकर्ताओं का। अखिलेश यादव की तमाम यात्राएं निकली हैं। तो ऐसा नहीं है, हमने पूरे उत्तर प्रदेश में जन जागरण किया है और अब हम लोग कर रहे हैं। अभी भी जो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जो रथ यात्रा निकल रही हैं, और मैं भी जब जगह जा रहा हूँ, मेरी रोज़ 3-4 विधानसभाओं में मीटिंग होती हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है, माफ़ करेंगे आप हमारे दोस्त हैं, मैं आपको पत्रकार बाद में मानता हूँ, अपना भाई छोटा मानता हूँ पहले। आप सारा मीडिया हर वक्त मोदी 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 हो रहा है। हम लोगों को हमको कम दिखाया जा रहा, हमें ये तकलीफ़ है। हमें उस तकलीफ़ को आपसे मैं ज़रूर कहूँगा। देखिए, ये डॉक्टर लोहिया का चौखंबा राज की अगर मैं बात करूँ, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि ये खाट के 4 पाए हैं, उसमें एक पाया प्रशासन है, एक विधायिका है, एक पत्रकारिता है, एक न्यायपालिका है। तो ये डॉक्टर लोहिया का चौखंबा राज है। मोदी जी, चौखंबा राज में 3 टांग अपने पास मत रखो। बामुश्किल जज बचे, सारी टांगों को अपने पास रखना चाहते हैं। ये बड़ा खतरनाक काम हो रहा है, लोकतंत्र के साथ अपराध हो रहा है, ये लोकतंत्र के साथ नहीं होना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, चुनाव आ जा रहा है, चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर हम 5 साल सड़क पर रहेंगे। ये संविधान रहेगा, ये देश रहेगा, हम लोग रहेंगे। ऐसी नफरत चुनाव में मत बो, इतनी गाली मत दो, इतनी नफरत मत फैलाओ कि फिर एक शायर ने कहा है कि दुश्मनी जमकर करो, पर इतनी गुंजाइश रहे कि अगर कहीं हम मिल जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो दुश्मनी जमकर करो, पर थोड़ी गुंजाइश भी छोड़ो मोदी जी और योगी जी। योगी जी कह रहे हैं गर्मी ठंडी कर दूंगा 10 तारीख के बाद। अरे 10 तारीख के बाद हम तो आपकी गर्मी भी ठंडी नहीं करना चाहते, हम तो चाह रहे हैं आप इसी तरह कूदते नाचते रहो। अभी कह रहे थे कि मैंने पिछले साल 9 लाख दिए जलाए। इन्होंने 9 लाख दिए जलाए थे अयोध्या में। हर महीने अयोध्या जा रहे हैं योगी जी, अयोध्या से बेचारे लड़ना चाह रहे थे। पर देखो दिल्ली के राजा कितने निष्ठुर हैं कि जो आदमी बेचारा प्रदेश का मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से लड़ भी नहीं सकता भाजपा में, उसको अयोध्या से गोरखपुर ट्रांसफ़र कर दिया। तो उनको तो मोदी जी ने ट्रांसफ़र कर दिया। तो हम क्या होते, लखनऊ से ट्रांसफ़र होने वाले हैं। ये हर वक्त जो है राजनीति को धर्म के इर्द गिर्द, धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हम धर्म सब अच्छे हैं। धर्म तो इस्लाम भी अच्छा है, धर्म क्रिश्चियनिटी भी अच्छी है, धर्म तो पारसी लोगों का भी अच्छा है, धर्म कोई बुरा नहीं है। बौद्ध धर्म सबसे अच्छा है, हिंदू भी अच्छा है, वैदिक धर्म है, हिंदू तो एक समूह है, उसे राजनीति में ना लेके लिया जाए। और सब धर्म अच्छे हैं, धर्म के मानने वाले अच्छे होने चाहिए। अगर वैदिक धर्म में और कठोर हिंदुत्व बढ़ाने वाले लोग आ जाएंगे तो फिर इसको भी खराब करने का काम करेंगे। ये मेरा आरोप है, ये नहीं होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। चुनाव एक दिन हो जाएगा, फिर 5 साल प्यार से रहेंगे। और मैं मोदी जी आपका सादर सत्कार करता हूँ। थोड़ा सा अपने पर और अपने कार्यकर्ताओं साथियों की ज़बान पर कंट्रोल करें। अभी आपके एक प्रवक्ता ने कहा पंडित नेहरू के बारे में, जो सबसे तेजस्वी प्रधानमंत्री हुए, आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा जेल रहे, कोई नेता उनसे ज़्यादा जेल, कहा कि पंडित नेहरू तो विलासिता में रहते थे, याशी करते थे। अब ऐसे आप टीवी प्रवक्ता बैठाओगे, ऐसे गाली पंडित नेहरू को, जिन्होंने IIT IIM क्या नहीं बनाया, जिन्होंने इस देश को बनाया। पंडित नेहरू उस वक्त कनाडा में बिजली के कारखाने बनाने के लिए वो खरीद रहे थे, यूरेनियम जाकर वो उसका इंतजाम कर रहे थे। आपके लोग पता नहीं कहाँ से अज्ञानी इकट्ठे कर रखे हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान। अरे इसके आगे भी बढ़ो, इससे आगे भी सिखाओ। और देश के जो पूर्वज हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद किया, वो कोई हो, किसी जात जमात का, किसी धर्म का हो, उनका आदर करना सिखाओ। मोदी जी, राजनीति में मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेता को, ये बदजुबानी को बंद कराओ और इसको सही रास्ते पर लाओ और शिष्टाचार का शुरुआत करो। त्रिलोक जी, जनतन टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे त्रिलोक त्यागी जी, जिन्होंने बहुत बेबाकी से, बहुत सादगी से अपनी बातें कही और अपनी सौम्यता और शालीनता के लिए ही त्रिलोक त्यागी जी बेहद तौर पे राजनीतिक क्षेत्र में जाने जाते हैं। कैमरामैन शेरा के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, नोएडा।